दोस्तों, एक नई जंग वेस्ट एशिया के दरवाजे पर खटखटा रही है। इजराइल, अरब वर्ल्ड और तुर्की के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ इजराइल ने अपनी फौज इस नई जंग के लिए तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ तुर्की ने भी अपनी फोर्स सीरिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। जंग के इस दस्तक ने नाटो से लेकर मक्का डिफेंस डील तक सबको हिलाया हुआ है। अब तक तो हुतीज सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का डिफेंस डील को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल भी इसे टेस्ट करने के लिए मैदान में आ गया है। इनफैक्ट उसने करना शुरू कर दिया है। 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर स्ट्राइक किया और तुर्की के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। प्लेइडस नियो और एयरबस की इन सैटेलाइट इमेजेस में अबू अल दुहूर एयरबेस के दोनों रनवे पर की गई स्ट्राइक से जो डैमेजेस हुए हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से इस एयरबेस पर 8 स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें रनवे के अलावा और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। और इसी हमले ने इजराइल को सीधे सीधे तुर्की के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तुर्की को चैलेंज किया इजराइल ने डायरेक्टली। तुर्की ने इस हमले के बाद सीरिया के बॉर्डर की तरफ अपनी फोर्स का मूवमेंट भी तेज कर दिया है। 250 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, इनके साथ हजारों फौजियों को तुर्की ने सीरिया से लगने वाली सीमा की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। इधर इजराइल ने भी अपनी 190वीं स्क्वाड्रन को पूरी तरह से सीरिया और लेबनान बॉर्डर के पास रिलोकेट कर दिया है। यानी इजराइल और तुर्की दोनों की सेनाएं सीरिया में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। इस सिचुएशन को देखकर पिछले 2 सालों में इजराइल और तुर्की के बीच हुई तनातनी और इस दौरान जो बयानबाजियां की गई थी दोस्तों, वो याद आ रही है। आपको तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का मई 2024 में दिया गया वो स्टेटमेंट याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल की नजरें तुर्की की टेरिटरी पर गड़ी हुई हैं। पिछले साल जब इजराइल ने कतर पर हमला किया था, तब भी तुर्की ने इस आशंका को दोहराया था कि कतर के बाद इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। यही नहीं, कई स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उन्होंने भी ऐसी ही आशंका जाहिर की थी। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने 9 सितंबर 2025 के अपने आर्टिकल में सेम यही बातें लिखी थी। असल में तुर्की अरब देश तो नहीं है, लेकिन वो इस रीजन का एक बड़ा, शक्तिशाली और मुस्लिम देश है। ऑटोमन एम्पायर के समय यह पूरा इलाका उसके कब्जे में था। मुस्लिम देशों का लीडर बनने का सपना उसका अभी भी है। खलीफा बनना है एर्दोगान को। तुर्की ने सीरिया में बशर की सरकार गिरने के बाद बनी अहमद अल शरा की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। वो सीरिया में अपनी मौजूदगी और अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का दावा है कि 18 अगस्त को जब उसने सीरिया के एयरबेस पर हमला किया, उससे ठीक पहले तुर्किश एयरफोर्स की एक टीम वहां पहुंची थी। उस टीम के एयरबस से निकलने के ठीक बाद इजराइल ने वहां हमला कर दिया, 8 स्ट्राइक की। इजराइल का आरोप है कि तुर्की सीरिया के उस एयरबेस पर अपनी फोर्स डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से उसने सीरिया के एयरबेस को टारगेट बनाया। इजराइल ने सीरिया में तुर्की के बढ़ते मिलिट्री प्रेजेंस को रेड लाइन करार दे दिया है। Israel just stopped a security threat inside Syria from becoming something much bigger. Let's take a look at what happened. Since the Syrian civil war, Turkey has embedded itself inside of Syria. It now has a substantial military presence in roughly 5% of Syrian territory. Israeli intelligence identified that Turkish troops were about to deploy at the Abu al-Dahur air base, which is located in northern Syria, which is less than, as you can see, 200 miles from Israeli towns and Israeli communities. Prime Minister Netanyahu made Israel's position very clear. We will not allow Turkey to entrench itself in Syria and to be moving steadily south towards Israel's border. तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इजराइल ने सीरिया के इस बेस को निशाना क्यों बनाया। अब देखिए, अब यहां भी बड़ी मजेदार बात हुई। तुर्की ने इस बात से इनकार किया है कि उसके मिलिट्री से जुड़े लोग सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर गए थे, लेकिन सीरिया ने इसकी पुष्टि कर दी। सीरिया ने तुर्की की पोल खोल दी और तभी इजराइल ने तुर्की को वार्निंग दे डाली है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एर्दोगान तुर्की को सीरिया में खतरनाक एडवेंचर की ओर धकेल रहे हैं। इजराइल किसी भी पक्ष को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की इजाजत
नहीं देगा। एर्दोगन के लिए बेहतर होगा कि वो इजराइल की आत्मरक्षा के संकल्प को परखने की कोशिश करने के बजाय तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में इजराइल के खिलाफ अपनी वास्तविकता से दूर और काल्पनिक बयानबाजियां जारी रखें। इजराइल ने ना केवल बयान दिया बल्कि उसने सीरिया के एयरबेस पर स्ट्राइक करके ये बता दिया कि अपनी चेतावनी को लेकर वो कितना ज्यादा गंभीर है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस हमले के बाद तुर्की और इजराइल बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। खतरा तो इस बात का था कि तुर्की कहीं पलटवार न कर दे। तुर्की में अमेरिका के एम्बेसडर और सीरिया के स्पेशल एनवॉय टॉम बराक का कहना है कि इजराइल ने तुर्की के साथ जंग लगभग शुरू ही कर दी थी। Turkish military is super good. They are super strong, and so is intelligence. So when they see these jets coming towards the border and they don't know what the purpose, direction, or intent is, they start to say, we're going to have to scramble our own. So that decision process, as everybody's trying to unwrap it, thank goodness, calm heads really came to the moment of the day and we unwrapped it. As a compliment to everybody. लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। दोस्तों, उसने तुर्की को चेतावनी दी है और स्ट्राइक कर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन इसके साथ कई एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि तुर्की पर हमले से पहले इजराइल नाटो के आर्टिकल 5 को आंकने की कोशिश कर रहा है। असल में तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक मेंबर कंट्री पर हमला दूसरे मेंबर्स पर भी हमला माना जाएगा। यानी एक पर हमला हुआ तो सभी नाटो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो जंग में कूद जाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर यह हमला दूसरे देश की टेरिटरी में होगा तो क्या आर्टिकल 5 लागू होगा कि नहीं होगा। अब एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है तो दूसरी तरफ अभी उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मक्का एग्रीमेंट किया है। उसमें भी नाटो के आर्टिकल 5 की तरह का ही क्लॉज जोड़ा किया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर तुर्की के साथ इजराइल का आमना सामना होता है, अगर तुर्की और इजराइल में जंग शुरू हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान और सऊदी उसकी मदद के लिए फौज भेजेंगे। इस हमले के बाद खबर यह भी आ रही है कि सीरिया ने भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए बात शुरू कर दी है और यह ग्रुप सीधे सीधे इजराइल का अगेंस्ट होगा। अब देखिए, सीरिया पर इजराइल के हमले की 12 देशों ने संयुक्त रूप से निंदा की है। यह स्टेटमेंट पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है। ऐसे स्टेटमेंट्स इसमें शामिल और भी देशों ने किए हैं। अब इसमें क्या लिखा है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, हशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, लेबनानी रिपब्लिक, मलेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरब और फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया के विदेश मंत्रियों ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में अबू अल दुहूर मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। ये हमले सीरियाई अरब रिपब्लिक की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक एकता का बहुत ज्यादा उल्लंघन और खुलेआम उल्लंघन है। मंत्रियों ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल के सीरिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का लगातार उल्लंघन करने से टेंशन और बढ़ने, इलाके की शांति और स्टेबिलिटी को कमजोर करने और इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के प्रिंसिपल के खिलाफ सम्मान कम होने का खतरा है। अब ये सारे के सारे 12 देश इस्लामिक देश हैं, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस हमले को इजराइल बनाम मुस्लिम वर्ल्ड भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह विवाद और ज्यादा आगे बढ़ेगा। असल में सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच पहले से बातचीत चल रही थी, लेकिन इजराइल के हमले के बाद अब सिचुएशन बदल गई है। लेकिन अमेरिका अब इसमें दखल दे रहा है। अमेरिका ने इजराइल और तुर्की के बीच टेंशन कम करने के लिए अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि ये मामला फिलहाल के लिए ठंडा पड़ जाए, लेकिन आगे भविष्य में यह और ज्यादा ना भड़क जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तुर्की में अमेरिका के एम्बेसडर ने इस बात के संकेत दिए हैं
कि सीरिया पर इस हमले की वजह इजराइल में होने वाला चुनाव भी हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि इजराइल और तुर्की के बीच की तनातनी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये बात साफ है कि इजराइल को ईरान ही नहीं तुर्की से भी खतरा है और वो अपने रीजन में उसके बढ़ते प्रभाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो प्रिएम्प्टिव एक्शन करता है, वो खतरा बढ़ने से पहले ही खतरे को सरप्रास मतलब तबाह कर देना चाहता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि तुर्की और इजराइल में जंग होगी, आज नहीं 10 साल बाद से। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि क्या ये जंग अब मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम हो गया है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।